नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हें आप जरूर जानते हैं। अनुपम हल्ला बोल से यहाँ मौजूद हैं। देखिए, देश भर में तमाम तरह की भर्तियां अटकी हुई हैं, चाहे हम बात कर ले आईएएफ की, आर्मी की बात कर लें या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी बात कर लें। देखिए अनुपम जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि आईएएफ की जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की जो भर्तियां अटकी हुई हैं 2020 और 21 में जो प्रोसेस हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में छात्रों का भविष्य जो है वो इतना अनसर्टन फ्यूचर इस वक्त हो चुका है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, जो बहुत कम लोग इस वक्त कम से कम मीडिया में पूछ रहे हैं। वो ये कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट था वो अभी तक क्यों फंसा हुआ है, क्यों अटका हुआ है। देखिए, उसको अगर समझना हो ना, पहली बात तो ये कि देखिए, ये तो सरकार से सवाल है। हम जैसे लोग आपकी तरह सवाल ही करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको समझना हो कि क्यों अटका हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार जितने भी तरह के रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें क्या कर रही है। इंडियन आर्मी का भी रिक्रूटमेंट 3 साल से नहीं निकला है। आपने देखा है कि देश भर में आप किसी गांव कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में जहां पे कि कोई भी मैदान हो, वहां पे आपको सैकड़ों ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो दौड़ते भागते तैयारी करते आर्मी में भर्ती के लिए, जिनके जीवन का सपना है कि उनको सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है, अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। तो ये आपको देश भर में ऐसे नौजवान मिल जाएंगे, लेकिन 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। और ऐसा अब सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि हो सकता है कि शायद वैकेंसी ही ना हो। तो सरकार ने खुद बताया है कि लाखों वैकेंसीज़ हैं आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हर जगह। तो एक तरफ वैकेंसीज़ हैं, दूसरे तरफ देश के नौजवान तैयार हैं, और तीसरी तरफ ये सरकार है जिसका कोई इरादा ही नहीं है भर्ती करने का। तो वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सेना की तो भर्तियां 3 साल से नहीं निकली। और बात कर ले आईएएफ की, जो हम ग्रुप एक्स और वाई की बात कर रहे थे, भर्तियां निकल चुकी हैं। 2020 और 21 की बात कर ले, 22 में आएंगी कि नहीं इसका आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2020-21 में भर्तियां आई। लेकिन आज तक हम 2022 में बैठे हैं, यानी सालों साल लग जाते हैं कि भर्तियों का प्रोसेस पूरा हो पाएगा भी या नहीं, इस पर अब जो है वो क्वेश्चन मार्क। नहीं, यही तो कंसर्न है हमारा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भर्तियां निकलती नहीं हैं हमारे देश में। अगर किसी भी कारण से हम जैसे छात्रों के या किसी के भी दबाव में या मीडिया ने अगर सवाल कर दिया, तो अगर कोई भर्ती निकलती है या अगर इस कारण से निकलती है कि कोई चुनाव आने वाला है तो निकाल दी गई, तो वो भर्ती पूरी नहीं होती है। हमने जो एक सोल्यूशन दिया था इस गवर्नमेंट को और कई रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, कमीशंस को लिख लिख के कहा, हम पिछले 3 साल से लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में तो कम से कम जो रिक्रूटमेंट है वो टाइम बाउंड और फेयर होना चाहिए। देश में किसी की इस बात से असहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह का जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा ही नहीं होता। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास राज्यों में जो 2014 में वैकेंसी निकली और अभी तक पूरी नहीं हुई। बताइए उसका क्या मतलब है? मतलब जो 25 साल का था वो 34 साल का हो गया होगा, और उसने जब फॉर्म भरा और आज तक जो है उसकी नौकरी भर्ती पूरी नहीं हुई है। देखिए अनुपम जी, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत सारे विषय हैं, बात जितनी बात कर ले उतना कम है। लेकिन सॉल्यूशन की बात कर ले तो आपने पिछली बार भी जब हमसे बात की थी, ये कहा था कि एक सॉल्यूशन है जिस पर आपने सजेशन भी दिया है, वो वर्कआउट होगा या नहीं। आप जरा उस सॉल्यूशन के बारे में बताइए। देखिए, समाधान ये है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1, भर्तियां निकाली नहीं जाती, एंड नंबर 2, अगर निकलती हैं तो वो समयबद्ध ढंग से पूरी नहीं होती। तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराए जा सकते हैं और बिल्कुल समयबद्ध ढंग से कराए जा सकते हैं, एक जो डेट अनाउंस कर देता है इलेक्शन कमीशन, वो कभी डेट मिस नहीं होता। वो चाहे अंतिम तारीख हो फॉर्म भरने की, चाहे पोलिंग का डेट हो, चाहे रिजल्ट का डेट हो, हर डेट। तो क्यों होता है? क्योंकि एक मॉडल इलेक्शन कोड लागू हो जाता है जिसका पालन करना रहता है। हमने ये कहा कि अगर हमारे देश में चुनाव इतने बड़े पैमाने पर इतने सफलतापूर्वक हो सकते हैं, जिसका हमको सबको गर्व होना चाहिए, तो परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती है? अगर कोई विधानसभा खाली हो जाए, लोकसभा क्षेत्र खाली हो जाए, तो 6 महीने के अंदर वहाँ कोई ना कोई विधायक, सांसद बनना चाहिए। ये अगर कानून है, 6 महीने से ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा खाली नहीं रह सकती, तो फिर विभागों में भर्तियां क्यों खाली रहती हैं सालों साल तक? तो ये मॉडल एग्जाम कोड हमने तैयार किया। यही सवाल हमारा भी है, तमाम बच्चों का भी है कि जब ईवीएम के वोट आराम से काउंट हो सकते हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ हो सकता है, यानी कि इलेक्शन खत्म होने के 2 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो 6-6 महीने, सालों साल क्यों लटके रहते हैं? तो इसलिए हमने कहा था कि एक मॉडल एग्जाम कोड होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे
कि पहली बात तो किसी भी विभाग में जो कुल स्वीकृत पद है उसका एक कट ऑफ 1%, वो चाहे 5% हो चाहे 10% हो, ये सरकार तय कर सकती है कि किसी विभाग में अगर 10%, उदाहरण के लिए अगर सरकार तय करती है तो 10% तक अगर रिक्तियां हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा रिक्तियां हो गई हैं स्वीकृत पदों का तो उस विभाग के ऊपर ये मैंडेटरी होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, पहली बात। दूसरी बात, जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो तो विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है वो मैक्सिमम अधिकतम 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। हमने वो सारा कुछ करके देख लिया, सारे एक्सपर्ट्स से बात कर लिया, उन लोगों के ओपिनियन ले लिए जो लोग ऐसे कई एग्ज़ाम्स करवा चुके हैं, छात्रों के, शिक्षकों के। हम थोड़ा बफर टाइम दे रहे हैं इसमें, 6-7 महीने में असल में पूरा हो सकता है, हम कह रहे हैं फिर भी 9 महीने में पूरी हो जाए। तो अगर ये मॉडल एग्ज़ाम कोड लागू हो जाता है तो इससे सरकार की सीरियसनेस दिखेगी सरकारी नौकरियों के प्रति, और जो देश भर के लाखों करोड़ों युवा हैं जो अपने भविष्य को लेकर अंधकार में है, अनिश्चितता का भाव है, और जब देश के नौजवान अपने भविष्य को लेकर अंधकार में रहेंगे तो आप समझिए क्या होगा। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका डेमोग्राफिक डिज़ास्टर बनेगा, जो कि बनना शुरू हो गया है। इतनी नाउम्मीदी है, इतनी हताशा है, आए दिन आप खुदकुशी की खबरें देखते हैं। हम किसानों की खुदकुशी की खबरें सुनते थे, अब हमारे देश में नौजवान युवा खुदकुशी करने लगा है। तो हम किस बात पे गर्व करें? भारत युवाओं का देश है, ये तो नारों में और भाषणों में हम कह देते हैं, लेकिन भारत के युवा अगर खुदकुशी कर रहे हैं तो इस बात पर भी तो सरकार को विचार करना चाहिए, इस बात पर भी तो समाधान सोचना चाहिए। और भीषण बेरोजगारी है देश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समाधान से बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी, उसके लिए और बहुत काम करने पड़ेंगे सरकार को, उस पर भी हमने कई समाधान सुझाए हैं सरकार को, लेकिन सरकार इंगेज तो करे, इसको एक कंसर्न माने तो आप समाधान कब निकालेंगे? आप एक्नॉलेज करेंगे प्रॉब्लम है तब तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन चैनल है वो कहीं ना कहीं से ओपन करे कि आप अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, बात करिए, भर्तियां अटकी हुई हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस में लेने वाली बात है ये सरकार की तरफ से नहीं दिखाई देती है। इस सरकार के चरित्र में ये नहीं है। देखिए, सरकार को लगता है कि वो उनका जो वो बुलडोज कर सकते हैं हर चीज़ को, उनके जो मन में आएगा वो किया जा सकता है। तो मतलब मुख्यमंत्री भी बुलडोज़र को हो सकता है चुनाव चिन्ह बना ले अगले चुनाव में, तो ये बुलडोज करने वाली सरकार है। अब बुलडोज हर चीज़ को कर देते हैं ये। हम भर्ती करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, निकालेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, कब पूरा होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार इस बात को एक्नॉलेज करे कि इस देश में बेरोज़गारी एक भीषण संकट बन चुकी है। सरकार जब एक्नॉलेजमेंट करेगी तो उस संकट पे एक सकारात्मक ढंग से, सार्थक ढंग से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश होगी। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगा, आंख बंद करके रखेगी सरकार, शुतुरमुर्गी रवैया रहेगा, रेत में सर घुसा के कहा जाएगा कि नहीं सब चंगा सी, तो फिर कहाँ से बेरोज़गारी की समस्या दूर होगी? तो हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार समझे कि देश का नौजवान परेशान है, बदहाल है, और उसके पर्याप्त आंकड़े हैं। एनएसएसओ का आंकड़ा हो, सीएमआई का आंकड़ा हो, खुदकुशी के आंकड़े हो, लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं समझेगी तो देखिए, युवा तो एक बात आप समझ लीजिए, और आप अपने हाल में रेलवे के प्रोटेस्ट में देखा, जब देश भर के नौजवान खड़े हो गए, तो सरकार समझेगी तो अच्छी बात है, लेकिन इस देश के युवाओं को समझाना आता है। ऐसा नहीं है कि वो युवा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और सोचता रहेगा कि नहीं भाई, विपक्ष भी किसी काम का नहीं है, मीडिया भी कुछ नहीं कर रही है, सरकार भी बेकार हो गई है, तो अब हम भी सिर्फ खुदकुशी ही करते जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, आपने आरआरबी एनटीपीसी का जिक्र किया, और देश भर में जो प्रोटेस्ट हुए, खासकर बिहार में जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद अब जो उसका नतीजा निकल कर आया वो यही कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और तमाम जो डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की वो माननी पड़ी। तो अब ऐसा क्या हो गया, जो वेरिएशन जो पहले कहती थी कि हमने तो कहा था कि हम 20 गुना ही चुनेंगे, अब वो वेरिएशन कहाँ गया? आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो पहले जो सरकार जिस बात को अगर आराम से मान जाती, डायलॉग के जरिए मानती, तर्क के आधार पे मानती, तो प्रोटेस्ट नहीं होते ऐसे। अभी भी जैसे इतने सारे बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कोविड के कारण, कम से कम सरकार का ऐसा करना है कि कोविड के कारण, हम नहीं कह रहे हैं कि कोविड के कारण, सरकार ने तो बहुत चुनाव कैंपेन करा लिया कोविड में, लेकिन सरकार कह रही कि कोविड के कारण नुकसान हुआ। तो ठीक है, अगर कोविड के कारण हुआ तो वो तो एक ह्यूमैनिटी पे आया हुआ संकट था ना, उसके लिए कोई युवा तो जिम्मेदार नहीं है। उस कोविड के कारण अगर उसके साथ दिक्कत हुई है तो उसको तो कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट मिलना ही चाहिए। जिसके जीवन का महत्वपूर्ण 2 साल कोविड की भेंट चढ़ गई, तो
तो एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? कम से कम वो नौकरी नहीं मांग रहा है, वो तो अपॉर्चुनिटी मांग रहा है। अपॉर्चुनिटी मांगने में क्या देने में क्या दिक्कत है? अगर सरकार नहीं देगी तो फिर यही हुआ जो है, फिर वो जब अपने तरीके से ये प्रोटेस्ट और व्यापक होगा और जब सरकार को बाद में समझ में आएगा, तो जैसा आपने कहा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वाले प्रोटेस्ट में देखा, शुरू में तो धमकी दे दी गई कि भाई जो प्रोटेस्ट करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं होगा, उसको हम सीधा कर देंगे, उसको हम टाइट कर देंगे। 2 दिन में समझ में आ गया। रेल मंत्री जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हम सब अपने हैं। तो ऐसी संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल और इस तरह का सार्थक संवाद सरकार की तो जिम्मेदारी है कि डे 1 से सरकार करे। क्यों यहाँ पे 20 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है? ये किस बात का लोकतंत्र है? कम से कम डायलॉग तो होना चाहिए ना, किसी को तो पूछना चाहिए ना कि भाई क्या परेशानी है तुम लोगों को। अगर ये नहीं पूछा जा रहा तो फिर किस बात का लोकतंत्र है ये? और अगर यही अगर भड़क जाए, गुस्से में आ जाए किसी कारण से, ये कहें कि अब हम यहाँ से मार्च करेंगे, संसद को मार्च करेंगे, हम कहें कि अब हम प्रधानमंत्री कार्यालय को मार्च करेंगे, तो फिर आप इन्हीं को उपद्रवी कहने लग जाएंगे। पहले आप धैर्य की परीक्षा लेते हैं और जब उसको चरम पे पहुंचा देते हैं, उनके पेशेंस का इम्तहान ले लेते हैं, फिर बाद में कहने लग जाते हैं कि भाई तुम गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, अब तो हम तुमको सीधा कर देंगे, नौकरी नहीं देंगे। देखिए, भर्तियों पर वापस आते हैं अनुपम जी। ऐसी दिक्कत ही क्यों आती है कि भर्तियां निकाली तो जाती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती? क्योंकि देखिए, हमने एग्जाम्पल दिया इलेक्शंस का और तमाम यानी 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स है, तो उसका भी जो वो है वो टाइम पर आएगा रिजल्ट। लेकिन इन तरह की जो तमाम सरकारी बड़ी भर्तियां हैं उनमें हमेशा ये लैप्स देखा गया है कि हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़र करते रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। देखिए, उसका एक बड़ा कारण ही ये है कि इस सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देना। बेसिक प्रॉब्लम इज़ विथ इंटेंशन। नौकरी देना क्यों नहीं नियत है, ये आपके मन में अब सवाल आना चाहिए। वो इसलिए नियत नहीं है क्योंकि ये सरकार देश के जितने भी राष्ट्रीय उपक्रम हैं, जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर के जॉब्स हैं, उन सबको प्राइवेटाइज करना चाहती है। प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन से नहीं है। आप करिए प्राइवेटाइज, कुछ नुकसान में चल रहा है, आप उसको मोनेटाइज कर दीजिए, उससे कुछ पैसा ले लीजिए। जो आपका एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, उसको आप दे दीजिए किसी को, उससे कुछ पैसा कमा लीजिए। लेकिन जो आपका एसेट है, जिसके जरिए आप इस देश में और ज़्यादा देश का विकास कर सकते हैं, आप वो कुछ लोगों के हाथ में सौंपने को आमदा हो गए हैं। तो आप जब वो काम करेंगे तो नेचुरली नौकरियां तो कम होंगी ना। आप सरकार चलाने का जो काम है, जो जॉइंट सेक्रेटरीज डायरेक्टर का जो पोजीशन है, मान लीजिए डिपार्टमेंट्स में, उस पोजीशन पे भी लैटरल एंट्री से कॉर्पोरेट से ले रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है फिर आईएएस आईपीएस की भर्ती करने की? तो इस सरकार की बेसिक पॉलिसी ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है और इस पॉलिसी ओरिएंटेशन के कारण इस नीति और राजनीति का जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं देश के युवा। और उसी के कारण फिर सरकार नौकरियां निकालती नहीं है, निकालती है तो पूरी नहीं करती, पूरी करती है चुनाव के दबाव में, भर्तियों को पंचवर्षीय योजना बना देती है। हर बार जब सामने कोई इलेक्शन होता है तो रिक्रूटमेंट का एक स्टेप आगे बढ़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है नौकरी देने का। देखिए, पहले आपने लैटरल एंट्री की बात की। पहले ये जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो लैटरल एंट्री के थ्रू शुरू हुई और अब देखिए यूजीसी भी इस तरफ आगे बढ़ रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, यानी पीएचडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात। तो क्या आपका विरोध इसको लेकर भी? नहीं, वही तो मैंने कहा ना कि देखिए, कोई स्पेसिफिक भर्ती या स्पेसिफिक कमीशन की यहाँ बात ही नहीं है। बात यह है कि इस वक्त इस देश को जो लोग चला रहे हैं उनकी जो नीतिगत समझ है कि देश चले कैसे, उसके केंद्र में ये बात है कि हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम कुछ प्राइवेट लोगों से कराएंगे। उसको जस्टिफाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, करने के लिए कहते हैं। लेकिन दो अलग चीज़ें हैं। हम लोग भी तो नहीं कह रहे हैं ना कि भाई तेल साबुन बेचे सरकार, हम बिजनेस करने कहाँ कह रहे हैं, सरकार व्यापार ना करे, हम भी नहीं कह रहे हैं करने। लेकिन क्या सरकार जो सर्विस डिलीवरी का काम है, जो सेवा का काम है, जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो भी आप दे देंगे कि कॉरपोरेट के लोगों को दे देंगे? और उसमें भी आप क्या करेंगे? आप उसमें भी क्रोनिज्म ले आएंगे, उसमें भी आप वो काम भी ईमानदारी से नहीं करेंगे। मैं सरकार को प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट भी नहीं कहता हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट। ये प्रो 3-4 लोग कॉरपोरेट में भी हैं, उनके प्रो हैं, जिनके पैसे से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आता है, जिनके जरिए इसकी पूरी राजनीति इनकी चल रही है, जिनके जरिए ये सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश के उपक्रमों को उनके हाथ सौंपा जा रहा है। जब सौंपा जाएगा तो नौकरियां कम होंगी, जब नौकरियां जो हैं उनमें भी लेटरल एंट्री होंगी, उनमें भी उन लोगों को बिठा लिया जाएगा। तो पहले पूंजीपति होते थे जो सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, अब पूंजीपति अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को भेज देंगे कि तुम सरकार चलाओ। अब ये काम हो रहा है इस देश में, तो उसका नतीजा, उसका खामियाजा सब लोग भुगत रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए नौकरियां कम हो रही हैं, इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। जी देखिए,
अनुपम जी हमारे साथ आज जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे इंसाइट्स उन्होंने दिए। प्रॉब्लम के बारे में तो बात हमने की, सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया कि 9 महीने के अंतर्गत आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा क्यों नहीं कर सकते। ऐसी ही और शिक्षा से जुड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।